नमस्कार, गुड इवनिंग। 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मैं हूं आरजे अनिमेश। वादे के अनुसार बिल्कुल तैयार शनिवार की शाम लेकर आप सभी के लिए एक और रॉकिंग एपिसोड ऑफ 91.9 फ्रेंड्स एफएम, फ्रेंड्स डिजिटल लाइव अनप्लग्ड। वेल, आज बहुत ही स्पेशल डे है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स एफएम की पूरी टीम की ओर से आप सभी को एक बार फिर से इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्पेशल डे है, तो आज हमारे गेस्ट जो हैं वो भी बहुत ही स्पेशल है। वेल, मैं क्या कहूँ इस जोड़ी के बारे में, क्या कहूँ इनको मैं म्यूजिकल जोड़ी कहूँ या मैजिकल जोड़ी कहूँ, ये कहना थोड़ा टफ है मेरे लिए। मैंने बहुत देर सोचा कि इनको इस तरह से मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, लेकिन मैं सोच नहीं पाया क्या कहूँ मैं। जी हाँ, जब ये गाने में म्यूजिक देते हैं तो वो गाना जो है खुद ही सुपर डुपर हिट हो जाता है। मेरे बहुत ही करीबी हैं, जब जब इनके साथ मेरी बातें होती है एक पॉजिटिविटी हमेशा फैलती है और पॉजिटिव सा मैं फील करने लगता हूँ, बहुत अच्छा फील करने लगता हूँ। जी, हमारे साथ इस वक्त नन अदर देन वेरी टैलेंटेड म्यूजिकल जोड़ी सचिन जिगर के सचिन सानवी। सचिन हमारे साथ इस वक्त है। सचिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता शहर में। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सर। थैंक यू वेरी मच अनिमेश। आपके सारे श्रोताओं को आपकी चैनल का नाम ही फ्रेंड्स है, तो जी, हमारे सारे फ्रेंड्स को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और इंडिपेंडेंस डे की स्वतंत्रता दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपके भी फैंस आपको बहुत प्यार करते हैं, और जब से हमने कहा था कि सचिन जिगर की जोड़ी हमारे साथ आज रहेगी फ्रेंड्स एफएम डिजिटल लाइव अनप्लग में, तो सब बहुत सारे मैसेज आपके लिए आए हैं। मैं कुछ शेयर करना चाहूंगा। हम मिस कर रहे हैं, जिगर सर को मिस कर रहे हैं, उनके बारे में भी हम बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले सर मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। ये उन दिनों की बात है जब लोग सड़कों पर घूमा करते थे, और ये लाइट बंद हो गया, और सचिन जिगर कोलकाता आया करते थे और हमारे स्टूडियो में आया करते ओह थे। और वाह। 2015 की बात है सर, करीब करीब 5 साल होने जा रहे हैं, और आप आए हुए थे, जिगर सर आए हुए थे, हमने ढेर सारी मस्ती की थी फ्रेंड्स के स्टूडियो में। सर, कितना कुछ राइट। बदल गया है। रेडियो स्टेशन में बैठकर रूबरू होकर हम बातें करते थे, लेकिन अब डिजिटली बातें करना पड़ रहा है। सर, ये यस। लॉकडाउन का वक्त है, घुमा फिरा के यही मैं पूछना चाह रहा हूँ, लॉकडाउन का ये वक्त कैसा कटा। देखिए अनिमेश, मैं एक तो जैसे आपने पहले कहा कि वैसे ही बहुत नेगेटिविटी हो रखी है और इस लॉकडाउन को लेकर भी बहुत नेगेटिविटी हो रखी है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि दिस लॉकडाउन हैज बीन एन आई ओपनिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। मैं जानता हूं कि ढेर सारे लोगों ने अपने परिवारजनों को, अपने प्रियजनों को खोया भी है वायरस के चलते, लेकिन जितना मेरा माई हार्ट गोज आउट फॉर देम, उतना ही मुझे ऐसा भी लगता है कि इस कोरोना ने हमको बहुत कुछ सिखाया है। स्पेशली जो छोटी छोटी चीजें हैं जो अपनी जिंदगी की, जो हम अपने रोजमर्रा जिंदगी के जो पेस है उसके कारण जो छोटी छोटी चीजें हैं जो भूल जाते हैं। जैसे आज सुबह मैंने पापा से पूछा कि पापा, आपका जो टूथ एक था वो कैसा है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, आप जो अपने फैमिली को जिस तरह से आप कनेक्ट करते हो, जितना टाइम मुझे अपनी बेटी के साथ स्पेंड करने मिला है, कि उसकी छोटी छोटी क्या प्रॉब्लम्स है, कहाँ उसको अपने फादर की जरूरत है, अपने वाइफ के साथ, अपनी मम्मी के साथ, जो फैमिली के साथ जो इनवैल्यूएबल टाइम स्पेंड किया, जो उन लोगों से जो चीजें सीखी, जो उन लोगों से प्यार पाया है मैंने, और जो उनको प्यार दे पाया हूं। मतलब प्यार हमेशा मेरे दिल में था लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, तो वो मुझे बहुत इनवैल्यूएबल लगी। दूसरा कि हम लोग ने अपनी जिंदगी को बहुत क्लटर कर रखा है। बहुत सी ऐसी अनवांटेड चीजें हैं जो, वो चीजें ही हमारी जिंदगी को मतलब डिफाइन करने लगी थी। तो अब हमको पता चला है व्हाट इज अनिवार्य, व्हाट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। और वो जो एसेंशियल चीजों है उनमें अपनी जिंदगी की खूबसूरती को ढूंढ के पीसफुली अपने साथ टाइम स्पेंड करके इस लॉकडाउन ने मुझे बहुत सिखाया है। मैं बहुत सारा ऐसा म्यूजिक सुन पाया हूँ जो मैं पहले नहीं सुन पाता था, क्योंकि शोज के लिए हम लोग रास्ते पर रहते थे, ऑलवेज ऑलवेज ऑन द रोड फॉर द शोज, और बिजी इन द स्टूडियोज डिलीवरिंग सॉन्ग्स। तो बहुत सारा म्यूजिक सुना हूं और बहुत सारा ऐसा म्यूजिक कर भी पाया हूं मैं, जो मैंने नहीं सोचा था कि मैं शायद पहले मतलब इतना वक्त निकाल पाता। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल इस लॉकडाउन ने बहुत सारी पॉजिटिव चीजें दी हैं। बस एक नजरिया अलग अगर हो, और अगर कुछ करना है क्रिएटिव, तो बस आपको अपनी एनर्जीज को उस तरह से चैनलाइज करना है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने की है कि प्रॉब्लम तो बहुत सारी हुई, लेकिन हम सभी को बहुत सारी चीजें इस लॉकडाउन ने, इस पैंडेमिक सिचुएशन ने सिखाया भी है। सर, मैं जानना चाहूंगा कि हमने म्यूजिक तो आप में है ही, वो तो हमेशा से हमने देखा है कि आप दोनों अच्छे अच्छे म्यूजिक के साथ जुड़े रहते हैं। तो सर, ये जो हमने देखा कि बहुत सारे लोग कुकिंग में चले गए, बहुत सारे लोगों ने पेंटिंग कर ली, बहुत सारे लोगों ने और भी बहुत सारी चीजें कर ली, तो ऐसा कुछ रीडिस्कवर आपने किया सर? हाँ तो देखिए, मैं आपको बताऊं अनिमेश,
मेरे अंदर ऑलवेज एक हिडन पैशन फॉर फोटोग्राफी थी। ठीक है, मैंने एक कैमरा भी खरीद ओके। ले रखा था, थोड़ा मोटा कैमरा एक्सेसरी भी खरीद के रखा था, लेकिन कभी वक्त नहीं मिला उसको एक्सप्लोर करने का, उसको सीखने का। तो जब लॉकडाउन के दरमियान मैंने एक भजन बनाया जिसका नाम है रंगरेजा, और मैंने जी जब सर। वो गाना बनाया, तो आप समझ सकते हैं कि लॉकडाउन में इट इज नॉट पॉसिबल टू गो आउट एंड शूट इट। तो विद द हेल्प ऑफ अ फ्यू फ्रेंड्स और कुछ ऑनलाइन कुछ ट्यूटोरियल्स लेके मैंने अपना ही इक्विपमेंट यूज करना सीखा और पूरा वीडियो खुद ही शूट किया है। मतलब कोई फैमिली मेंबर क्या लाइट पकड़ के खड़ा रहता था, कोई कैमरा पकड़ के खड़ा रहता था, लेकिन अरे वाह। उसको शूट करना, उसको एडिट करना, तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा लिबरेटिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि इट्स अ पैशन समवेयर। मुझे ऐसा भी लगता है कि कभी कभी ना कभी जिंदगी में मोशन फोटोग्राफी में कुछ ना कुछ तो मुझे उखाड़ना है। तो ये उसकी शुरुआत होगी यहाँ से। तो इट वॉज बिल्कुल रियली वंडरफुल। ऑल उन सारे लोगों को अनिमेश, जिन लोगों ने कुछ क्रिएट किया है इस लॉकडाउन में जिन्होंने अपनी क्रिएटिविटी को अनलॉक किया, उन सारे लोगों को लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमेशा से रहा है कि हम बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं लेकिन हमारे काम में इतना बिजी रहते हैं कि उन चीजों को हम कर नहीं पाते हैं। तो ये एक वक्त है जहाँ पे लोग कुछ ना कुछ नई चीजें कर रहे हैं और आपने फोटोग्राफी के ऊपर ध्यान दिया, बहुत ही अच्छी बात है सर। जब ये शो शुरू हुआ है और मैं बता दूं कि सिर्फ आपके लिए अभी इस वक्त मैसेज आ रहे हैं कि सचिन सर को हमने पाया तो कुछ गाने हम जरूर सुनना चाहेंगे। मैं आपको नहीं चाहूंगा कि आप पूरे गाने गाएं, लेकिन दो लाइन दो शब्द कुछ भी अगर आप सुनाना चाहें शो की शुरुआत में ही, बेशक, क्योंकि कहा जाता है शो की बेशक, शुरुआत और शो की एंडिंग जो है वो धमाकेदार होनी चाहिए। सचिन सर, ओवर बेशक। टू यू, कुछ भी आप देखिए सुनाना चाहें प्लीज सर। देखिए, आज स्वतंत्रता दिन है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको आत्मनिर्भर होना भी सिखाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जहां पे भी है, अगर हम अपनी मातृभाषा को, अपने कल्चर को, अपनी मातृभूमि को अगर हम प्यार करते हैं और अगर गर्व रखते हैं कि हम क्या हैं, हम जानते हैं, और अगर हम उससे जुड़ना जानते हैं, तो मुझे लगता है इस शो की शुरुआत हमको ऐसे गाने से करनी चाहिए जो हमको बिल्कुल वही बताता है। तो मैं आपके लिए गाता हूँ। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्ता हमारा है, जन्मभूमि है हमारी शान से कहेंगे हम, सब भी तो भाई भाई प्यार से रहेंगे हम, हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। सुपर, क्या बात है, इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मैं सर जानना चाहूंगा सचिन सर, आज आपको हमने पाया, जिगर सर को हम बहुत मिस कर रहे हैं। सर हम ऐसा कह सकते हैं एब्सोल्युटली, कि सचिन जिगर में, सचिन जिगर के बिना अधूरा है, जिगर सचिन के बिना अधूरा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस लॉकडाउन के दरमियान सबसे ज्यादा वो मैंने मिस किया, उसके साथ बैठ के गाने बनाना। हालांकि हम जुड़े हुए हैं, और थैंक्स टू द इंटरनेट एज की वो फर्क फील नहीं होने दिया है। कहीं वीडियो कॉल पे, कहीं टेलीफोन कॉन्वर्जेशन, कहीं इंटरनेट पे सेशंस में एक दूसरे के साथ काम करते हुए मुझे उसकी कमी महसूस नहीं होने दी है उसने, क्योंकि हमेशा वो मेरे हर ख्याल में, मेरे हर काम में मेरा साथ देता है। वी आर मोर देन फैमिली नाउ। तो मैं भी उसको मिस कर रहा हूँ, बट एक टेक्निकल फॉल्ट के कारण वो ज्वाइन नहीं हो पाया है। उसने सभी को प्यार दिया है। क्या बात है, क्या बात है। जिगर सर, वी लव यू। वैसे जानना चाहूंगा सचिन सर, जब आपके साथ बातें हो रही है तो आपके फैंस बहुत सारे सवाल आपसे पूछ रहे थे, कल से ही सवाल आ रहे हैं सर। ये शुरुआत कैसे हुई थी सचिन जिगर की जोड़ी? मैं तो जानता हूँ, मुझे खबर है इसके बारे में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जी, आप सर बताएं कैसे ये शुरुआत जी, हुई थी और धीरे धीरे करके प्रीतम सर, उसके बाद ए आर रहमान सर, थोड़ी सी स्टोरी अगर हमारे साथ शेयर करें सर। श्योर। देखिए, जो हमारी मुलाकात हुई, दैट दैट वाज मेनली फॉर शेयरिंग वर्क, क्योंकि उस टाइम पे मैं टेलीविजन में और थिएटर में बहुत सारा काम ले चुका था। और मैं और अमित त्रिवेदी गहरे दोस्त थे, हैं, रहेंगे। तो मुझे एक कंधा चाहिए था अपना वर्कलोड शेयर करने के लिए। तो मैंने अमित से कहा कि भाई, अगर तेरी नजर में कोई है जिसके साथ मैं अपना वर्क शेयर कर सकूं, तो अगर ऐसा कोई है तो मुझे बताना। और अमित और जिगर तब राजेश रोशन जी के लिए असिस्ट करते थे। तो तब मुझे अमित ने जिगर से मिलवाया। तो हमारी मुलाकात
रियली जस्ट वाज जस्ट अ वर्किंग रिलेशनशिप। पर जब हमने काम करना शुरू किया तो आई रियलाइज कि बहुत सारी सिमिलैरिटीज है हमारी अपब्रिंगिंग में, हमारे टेस्ट में, हमारे जी जिंदगी को अप्रोच करने के ढंग में। तो फिर क्या होता है कि आप जब आप डिस्टाइंड हो एक दूसरे के साथ काम, कंधा से कंधा मिला के काम करने के लिए, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो वर्किंग पार्टनर हो, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, जब आप अपनी डेस्टिनी से मिलते हो ना, तो फिर धागे जुड़ने लगते हैं। फिर एक से लेके दूसरी बात, दूसरे से लेके तीसरी बात, ऑटोमेटिकली पता चलने लगा कि इस कॉम्बिनेशन में बहुत प्रोस्पेक्ट है। तो जी तभी भी हम राजेश रोशन जी के लिए अरेंज करते थे। मुझे जिगर ने ही इंस्पायर्ड मी टू गो एंड मिक्स फॉर स्टार्ट अरेंजिंग फॉर राजेश रोशन जी। तो हम वहां जब पहली बार राकेश रोशन सर ने हमको साथ में काम करते हुए देखा और हमारा काम सुना, तब राकेश जी ने हमसे कहा कि तुम लोग जो जोड़ी में जो काम कर रहे हो ये अच्छा है, और ये जोड़ी में बहुत दमखम है। तो कहीं जब इतने बड़े इंसान और जब इतने बड़े फिल्म मेकर से ये बात सुनी, तो मुझे और जिगर को ये रियलाइज हुआ कि हाँ, डेफिनेटली देयर इज सो मच स्ट्रेंथ इन इन दिस कॉम्बिनेशन। अकेला मैं शायद वो नहीं कर पाऊं जो जिगर के साथ में कर पाया हूं। तो आई एम ओनली थैंकफुल टू अमित, टू गॉड एंड देन टू द रोशंस फॉर हेल्पिंग अस डिस्कवर ईच अदर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी कहना चाहूंगा हाथ जोड़कर अमित सर को कि इतनी अच्छी जोड़ी जो है एक साथ बनी, इसके कान इतने अच्छे अच्छे गाने जो है हमें सुनने को मिले हैं, इतने अच्छे म्यूजिक, अच्छे अच्छे गाने के साथ जुड़े रहे आप लोग। तो सर मुझे बताना चाहेंगे सचिन सर, उसके बाद जो है शुरुआत हो गई, अच्छे अच्छे गाने, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स होते रहे, अच्छे अच्छे गाने। तो मैं तो अभी फिलहाल के लिए तो आपको मैं बधाई देना चाहूंगा सर। शकुंतला देवी के म्यूजिक को बहुत पसंद किया गया, जितनी बड़ी ये मूवी हुई है उतने अच्छे गाने हुए हैं। सर एक्सपीरियंस अगर हमारे साथ शेयर करें सर। श्योर। देखिए, देखिए इस प्रोजेक्ट का जो जो पूरा जो दारोमदार था वो विद्या बालन पे था, और उसी को देखने के लिए मैंने भी ये फिल्म की है। अगर मैं ये कहूँ तो मैं झूठ नहीं होगा, क्योंकि मैं और जिगर विद्या जी के बहुत बड़े फैंस हैं। और मुझे याद, जब मैं कॉलेज में था तब हम बॉम्बे के, मैं एक सबर्बियन कॉलेज में मैं स्टूडेंट था। जब हम जेवियर्स कॉलेज जाते थे इंटर कॉलेजिएट में पार्ट लेने के लिए, तो जेवियर कॉलेज की हेड गर्ल थी विद्या बालन। और जब उनको मैंने तब देखा था उस जेवियर्स का वो शो कन्वीन करते हुए, तभी मुझे समझ में आ गया था कि ये कोई स्पेशल इंसान, ये एक स्पेशल पर्सनालिटी। और मतलब नो वंडर उन्होंने सबको बताया हुआ ही है कि वो कितने टैलेंटेड है। पर इस फिल्म की मेकिंग में हर जगह मतलब उनका ब्रिलियंस झलकता है। अनु मेनन जो डायरेक्टर है, और शिखा हमारी दोस्त जो अबंडेंशिया जो प्रोड्यूसर्स हैं। तो मतलब इट इज वुमन पावर एट द बेस्ट। एंड मुझे ऐसा लगता है इन औरतों ने मिलके एक लेजेंडरी इंसान की बायोग्राफी को इतना अच्छा अंजाम दिया है स्क्रीन पे। तो म्यूजिक का जो इस फिल्म के म्यूजिक का जो एक्सपीरियंस था खास तौर पे, वो पहले मुझे और जिगर को ये लग रहा था कि इतना इतनी बड़ी स्टोरी हम कहने जा रहे हैं, तो म्यूजिक हैज टू डू इट्स फंक्शनल रोल, कि इसमें म्यूजिक को ऐसा कुछ नहीं करना है कि बहुत बड़ा बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड कोई तोड़ना है, या कहीं हमको बहुत सारी ऑडियंस को अपील करना है। इस फंक्शनल काम था। लेकिन जैसे जैसे हम अनु के साथ मिलते जुलते चले गए, और जैसे जैसे इस फिल्म का नरेशन लेके एक एक सिचुएशन को डील करने लगे, तो एक के बाद एक अच्छे अच्छे गाने बनने लगे। और अब मैं प्राउडली ये कह सकता हूँ कि इट्स एन एल्बम, इट्स अ होलसम एल्बम, एंड इट्स एन एल्बम मी एंड जिगर आर वेरी प्राउड अबाउट। बिल्कुल बिल्कुल, 2020 की सबसे बड़ी हिट मूवी में से एक है शकुंतला देवी, और इसके गाने जो है वो भी बिल्कुल सुपर डुपर हिट हो चुके हैं। सचिन सर, जैसे कि आपके साथ बातें हो रही है तो मैं भूतकाल से भविष्य काल में आ रहा हूँ, भविष्य काल से एक बार फिर से भूतकाल में जाता हूँ, क्योंकि आपके लिए इतने सारे सवाल जो है एबीसीडी 2 लेकर आ रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगा सर, एबीसीडी 2 का गाना जो बहुत हिट हुआ, और वो हम कह सकते हैं शुरुआती दौर के गाने थे, तो सर वो एक्सपीरियंस अगर शेयर करें, और अगर आप इस गाने को अगर सुनाना चाहें सर, इस मूवी श्योर। से। देखिए, एबीसी 2 में सुन साथिया ये गाना था जो बहुत पॉपुलर हुआ। ये गाना दरअसल एबीसी 1 में बीजीएम में यूज हमने किया था, और उसके बीजीएम में होने के बावजूद इतने लोगों ने उस गाने को मांगा, उस गाने की इतनी रिक्वेस्ट आई कि रेमो सर और हमारा एक तो वैसे भी बहुत घर जैसा रिश्ता है। तो रेमो सर ने हमसे कहा कि when people have demanded then you have to honor that,
और इसीलिए फिर उस गाने को फुल फ्लेजेड गाना बना के एबीसीडी 2 में हमने किया था। तो गाना कुछ ऐसे है, हालांकि आप सब जानते हो, तो बल्कि आप जहां पे भी हो आप मेरे साथ गाइएगा। सुन साथी माहे बरसाने शिका की स्याहिया। हालांकि एबीसीडी 2 में इसके अलावा एक गाना था जो बहुत पॉपुलर हुआ, जिसके बारे में हमारे व्यूअर ने पूछा भी है। मैं थोड़ा सा ज्यादा देख नहीं पाया, और उनका नाम, अगर आप उनका नाम कहें, हाँ, उनका नाम है ब्रतिश भट्टाचार्य। तो ब्रतिश, आप जानना चाह रहे हैं चुनर के बारे में। मैं आपसे कहूं कि चुनर मेरे दिल के बहुत करीब है। कुछ गाने ऐसे हो जाते हैं, आपसे बन जाते हैं। वो एक मुझे ऐसा लगता है उस टाइम पे कोलकाता में जिनको दुर्गा माता कहते हैं, वैसे ही हमारी माता है जिनके लिए हम नवरात्रि में परफॉर्म करते हैं। तो हमारी पहली नवरात्रि परफॉर्मेंस थी सूरत में। बहुत बड़ा शो था, करीब 2-2.5 लोग 2.5 लाख लोग मुझे स्टेज से नजर आते थे हर रोज, और हम उनके लिए परफॉर्म करते थे। और जब वो लोग डांस करते हैं तो एक अलग एक फीलिंग होती है भक्ति भाव की, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। तो वो जो फीलिंग थी, उसी फीलिंग को हमने इसमें एक्सप्रेस करने की कोशिश की। और उन 9 दिन के दौरान ये गाना बनाया था। और फिर जब हमने रेमो सर को ये गाना सुनाया, तो चूंकि रेमो सर गुजरात से हैं तो गुजराती समझते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर मेरी फिल्म का कोई क्लाइमैक्स है, या अगर मेरी फिल्म की शुरुआत का कोई गाना है, तो वो यही गाना है। यही गाना मेरे कैरेक्टर का भी गाना है, उसकी माँ के लिए वो गाएगा, और यही गाना कि भारत माँ के लिए वो गाना गाएगा। तो चुनर बहुत ही ज्यादा करीब है मेरे दिल के, वो क्योंकि वो अनायास हमारे दिल से निकला, एक आरती की तरह निकला है। और इसीलिए शायद इतने सारे लोगों को वो गाना पसंद है। और आज चूंकि इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है, तो अपनी भारत माँ के लिए ये गाना गाता हूँ। रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का, रंग मेरी रीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी प्रीत का, रंग मेरी जीत का, माए तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माए तेरी चुनरिया लहराए। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माए तेरी चुनरिया लहराए। क्या बात है सर, क्या बात है। इसीलिए सर आप मेरे हमेशा से फेवरेट रहे हो, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे गाने आप दोनों ने दिए हैं, वो हमेशा से हम सबके दिल के बहुत करीब है। सचिन सर, थैंक मैं यू जानना अनिमेश, चाहूंगा थैंक यू। जी मैं ये कह दूं अभी, सॉरी आपको इंटरप्ट कर जी रहा हूँ, सर लेकिन बोलिए। मैं ये भी कह दूं कि फ्रेंड्स एफएम के जितने आरजे हैं, सभी वैसे तो फ्रेंड्स ही हैं, लेकिन अनिमेश आप स्पेशल हो, और 5 साल से अपना रिश्ता है। तो आई एम होपिंग कि बिल्कुल रिश्ता बना रहे। बिल्कुल सर, ये रिश्ता जो है हमेशा बना रहेगा और स्ट्रांग होता जाएगा। लेकिन सर, जब रिश्ते बनते हैं तो प्यार तो है, वो तो बढ़ता ही है, लेकिन कभी कभी नोक झोंक भी होती है। तो क्या कभी ऐसा हाँ, होता है कि सचिन सर के साथ जिगर सर के बीच में, नहीं नहीं ये गाना ऐसे ठीक नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, नोक झोंक होगी, थोड़ी देर के लिए बातें नहीं हो रही है, इस तरह के सर होता है कुछ? नहीं नहीं, बेशक होता है। देखिए, अगर बर्तन में एक चम्मच भी हो ना, तो वो बर्तन से जी जी। टकराती है। तो हम तो दो हैं, मतलब पूरा मतलब जो हमारी पूरी म्यूजिकलिटी अलग है, हमारे फ्रेंड्स जी अलग हैं, हम एक तरह से एक दूसरे से बहुत अलग है इंसान। अगर मैं कहूँ, हमारे टेस्ट भी कुछ ऐसे हैं, पर उसी का कॉम्बिनेशन हमारा म्यूजिक है। बिल्कुल। और इसकी जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारे पार्टनरशिप की, वो ये है कि हम में से किसी भी एक को ये कभी नहीं लगा कि इस पार्टनरशिप से कोई भी एक जना बड़ा है। तो ये क्या पार्टनरशिप बात। सब कुछ है, इसी के अंदर सारा पोटेंशियल है। तो जितनी भी नोकझोंक है वो गाने के इम्प्रूवमेंट के लिए होती है ये। और अब क्या है कि अब 12 साल से हम एक दूसरे के साथ है, तो जब वो खांसी भी खाता है ना, तो मुझे समझ में आ जाता है कि वो क्या कहना चाहता है। तो उसको बोलने की क्या भी बात। जरूरत नहीं, उसके अल्फाज भी मुझे नहीं चाहिए। मुझे उसका सिर्फ एक इशारा भी कभी काफी हो जाता है ये समझने के लिए कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो अब बहुत आगे चली गई बात, अब तो वी आर लाइक फैमिली। और बिल्कुल। छोटे मोटे डिफरेंसेस हमेशा रहते हैं, बल्कि कभी कभी बहुत बड़े झगड़े भी होते हैं हमारे। बट वो इसलिए हम सुलझा पाते हैं क्योंकि हमको पता है
कि जो भी है, जो भी झगड़ा है वो गाने के लिए, और जब गाना जीतने लगता है ना, तो फिर ये इंडिविजुअल ओपिनियन मैटर नहीं करता कि मैंने जो बोला वो सच है या उसने जो बोला वो सच है। हाँ, गाना सच होने लगा है, बस सपना सच होने लगा बिल्कुल सर, गाना सच होता है और हमेशा से हमने देखा है सचिन जिगर जब लिखा हुआ नाम होता है तो हम सबको ही बहुत ही प्राउड फील होता है, क्योंकि ये जोड़ी जो है वो इंडिया का नाम रोशन कर रही है। और इंडियन फिल्म है। इंडस्ट्री की जब बातें होती है तो आप दोनों का नाम तो सबसे ऊपर लिया ही आता है। सर, जब हम थैंक यू। बॉलीवुड की बातें कर रहे हैं तो गुजराती सॉन्ग्स की भी बातें होनी चाहिए, क्योंकि जिगर सर की अगर हम बातें करें, उन्होंने एक रोमांटिक सॉन्ग अभी हाल में कंप्लीट किया है। तो मैंने सोचा था उनसे मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन अगर ऑन बिहाफ ऑफ जिगर सर आप अगर बताएं इस गाने के बारे में कुछ हमारे साथ शेयर करें सर। बहुत ही खूबसूरत गाना है अनिमेश। और मैं आपको बताऊं कि बारिश एक मसला ही ऐसा है, मतलब मसला नहीं है, मतलब बल्कि एक टॉपिक ऐसा है जो मेरा और जिगर का बहुत फेवरेट टॉपिक है। और मुझे ऐसा लगता है हर आर्टिस्ट को ना कहीं बारिश से कुछ लेना देना होता है। वो जो माहौल खड़ा होता है, स्पेशली सी आई एम अ बॉम्बे किड, तो यहाँ हीट और स्वेट के साथ जो हमारा रिश्ता नाता होता है, तो वो ये मौसम जब आता है तो अपने आप में एक माहौल खड़ा करता है। एक उसके अंदर एक रोमांच है, उसका अपना एक उसका एक चार्म है, जादू है। तो रोमांस के भी मतलब इस जादू के भी कई एंगल है, बारिश के भी कई एंगल है। बारिश में या आपको किसी की याद आती है, या आपको किसी के साथ वक्त बिताने का मन करता है, या आपको गाना सूझता है, या आपको कुछ गर्मा गर्म खाने का मन करता है। ये तो बहुत सारी अपनी अपनी मेमोरीज हैं, है ना। मतलब इवन इफ इट इज जस्ट एक छोटे से पॉट में पैर, जंपर बूट्स पहन के पैर छिपछिपाना हो, तो छोटी छोटी बारिश के साथ हर इंसान की अपनी मेमोरीज होती है। तो जिगर जो गुजराती गाना लेकर के आ रहे हैं, वो एक रोमांटिक सॉन्ग है, और वो बहुत खूबसूरत गाना है। उस गाने के बारे में कुछ भी मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, वो सस्पेंस है। बड़े बड़े मतलब कुछ 7 दिनों के अंदर, 7 या 8 दिनों के अंदर वो गाना रिलीज होगा। और जिगर ने उसको बहुत ही अच्छे से गाया भी है। तो आई एम रियली एक्साइटेड, आई कांट रियली वेट फॉर यू ऑल टू हियर। बिल्कुल सर, हम सबको इंतजार है कि जल्दी जल्दी ये गाना आए, क्योंकि हम सब वेट कर रहे हैं। वैसे सर, जीना जीना का एक्सपीरियंस कैसा रहा? इस गाने को भी बहुत पसंद किया गया है, अगर शेयर करें। जीना जी जीना जो अभी हाल। जी, देखिए बदलापुर तो अपने आप में एक एक्सपीरियंस था। मैं कभी कभी ना, अनिमेश, कभी कभी आपको काम, आपके काम के कार्य, मतलब क्या कहते हैं उसको, इन योर पीरियड ऑफ वर्क, कार्यशैली में आपको ऐसा एक मौका मिलता है कि जब आप एक स्क्रिप्ट आपके हाथ में आती है कि जिसमें आप कुछ स्पेशल कर सके। उस स्क्रिप्ट की नरेशन जब मुझे दी थी, तब श्रीराम राघवन सर ने मुझे कहा था कि मेरी स्क्रिप्ट की स्क्रीन प्ले इतनी टाइट है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं इसमें गानों को बीच में रख पाऊंगा, क्योंकि मेरी स्टोरी की नरेशन स्टाइल ही ऐसी है कि जो गाने आएंगे तो रुक जाएगा मेरा स्टोरी का नरेशन। तो आप जो गाने मुझे दो, आप ऐसे मुझे सोच के मुझे गाने दो कि मैं मजबूर हो जाऊं गानों को डालने के लिए। और ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था हमारे लिए। पर मुझे ये रियलाइज हुआ कि जब हमने उस फिल्म की नरेशन को सुना, तभी उस स्क्रिप्ट को मैंने ओन कर लिया था एक तरह से। उस स्टोरी का हिस्सा होना, उस नरेशन का हिस्सा होना मेरे लिए ऑनर की बात है। तो बदलापुर का हर गाना, चाहे वो यू नो ये जीना जीना की बात कर रहे हैं हम अभी, या चाहे वो जी करदा हो, या चाहे वो जुदाई हो, हर गाना ये अपने आप में एक स्पेशल गाना है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब इतने स्ट्रॉन्ग नैरेटिव का हिस्सा बनता है और इस तरह से आपका गाना कंसीव हो, शूट हो, तो जीना जीना का तो मैं आपको ये स्टोरी मेन आपको बताना चाहता हूँ। शायद हमारे फ्रेंड्स के जो लिसनर्स हैं और व्यूअर्स हैं उनको भी ये बहुत मजा आएगा जान के कि जीना जीना जो गाना है वो कोलकाता में रिकॉर्ड हुआ था। ओके। अच्छा। और ये मुझे वो भी नहीं भी पता था सर जी। जी, वो मैं आपको बताऊं, उन दिनों आतिफ 31 दिसंबर का शो करने के लिए, न्यू ईयर्स पार्टी का शो करने के लिए कोलकाता आए हुए थे। और हम्म। वो बहुत बिजी थे, उनका ट्रैवल भी बहुत चल रहा था। तो मैंने उनको मैसेज किया था और मैंने बोला था कि भाई जब भी वक्त मिले, 2 फ्लाइट के बीच में, 2 शो के बीच में, 2 रिकॉर्डिंग के बीच में, तो ये धुन आप सुन लीजिएगा। उन्होंने वो गाना सुना। और मुझे याद है कि 31 मॉर्निंग को उन्होंने मुझे बोला कि सचिन, मैं कोलकाता आया हुआ हूँ, तो तुम और जिगर यहाँ आ जाओ, यहीं पे अपन डबिंग करेंगे, मुझे कल वापस चले जाना है अपने देश। तो अगर तुम लोग यहाँ आ जाओ तो मैं आप लोगों को थोड़ा वक्त देके इस गाने को रिकॉर्ड कर लेंगे। तो हम लोग कोलकाता आए थे।
और कोलकाता 31st का शो उन्होंने खत्म किया, देर रात तक उन्होंने परफॉर्म किया, फिर अगली सुबह उन्होंने स्टूडियो में आके बल्कि उनकी फ्लाइट के रिपोर्टिंग टाइम के बिल्कुल 1 या 1.5 घंटा उनके पास बचा हुआ था, पर उन्होंने गाना क्या सुना बात। और फिर मुझे और जिगर को कहा कि देखिए ये कुछ ही गाने ऐसे होते हैं जो सुन के कि मेरा मन करता है कि उसको मैं अपने तरह से गाऊं। मैं हमेशा म्यूजिक डायरेक्टर को पूछता हूँ कैसे गाना है, लेकिन ये गाना मैं अपनी तरह से गाना चाहता हूँ। तो मुझे और जिगर को स्टूडियो से बाहर निकाल दिया उन्होंने और फिर इस गाने को 9 बार गाया उन्होंने। फिर मुझे अंदर बुलाया, फिर मुझे और जिगर को बोला कि ये जो 9 टेक्स है, अगर इसमें से एक टेक भी तेरे काम के लायक हो तो मेरी आवाज रखना, वरना मेरी आवाज मत रखना। तो ये इंसान है वो आतिफ भाई, बताइए। ट्रू आर्टिस्ट। और उस गाने को पूरा उन्होंने जस्टिस भी दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये गाना हम सब के बहुत करीब है और हम सब इस गाने को गुनगुनाते भी रहते हैं और हमारे रेडियो चैनल पे भी, फ्रेंड्स एफएम पर भी इस गाने को हम प्ले करते रहते हैं। सर, जो आपसे मैं इतनी देर से बातें कर रहा हूँ, एक चीज मैंने देखा है कि आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं और बहुत पॉजिटिव भी हैं। देखिए, आपके लिए जी, सवाल भी आ रहे हैं। सीमा दत्ता जानना चाहती है, हाउ यू मेंटेन द पॉजिटिविटी। ये पॉजिटिविटी कैसे सर आपके अंदर रहती है, कैसे आप पॉजिटिव रहते हैं? सीमा मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि ये जो पॉजिटिव रहने का जो जज्बा है, ये कुछ लोगों को गॉड गिवन मिलता है, लेकिन कुछ लोगों को इस एटीट्यूड को अपनाना पड़ता है, इसको जी। खुद का एक पर्सपेक्टिव देने की जरूरत है। मुझे मेरे डैडी ने एक दिन बताया था, मैं बहुत छोटा था, मेरी उम्र रही होगी 10 साल की। और बच्चे होते हैं ना, तो बच्चा क्रिप करता है, उसका अपना नेचर होता है क्रिप करने का। तो जब मैं ऐसे ही क्रिप करता हूँ, मेरे डैडी ने मुझे कहा कि देखो सचिन, खुश होने के लिए कभी किसी रीजन की जरूरत नहीं होती। सुबह उठ के ना अपने आप को ये बोलना है, आज मैं खुश रहना चाहता हूँ, आज चाहे मेरे साथ जो भी हो, आज मैं खुश रहूंगा। और जब हम्म, आपकी एनर्जी खुद वो पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, तो आपके आसपास उस एनर्जी को बहुत आप स्प्रेड करते हो। जो जितना नेगेटिव एनर्जी में ताकत है अपने आप को स्प्रेड करने का, किसी और के साथ उसको चेप लगाने का, उससे डबल ताकत होती है पॉजिटिविटी में। और जब आप बिल्कुल पॉजिटिव सही। हो, जब आप सही फ्रेम ऑफ माइंड में हो, तब आप अगर एक भी इंसान को आप इंस्पायर कर सको, उसको स्माइल करने में आप हेल्प कर सको, तो उसमें जो खुशी मिलती है। और इन जनरल मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में कितने चैलेंजेस है, कितना आज का इंसान कितनी सारी बातों से घिरा हुआ है, पता नहीं हम्म। कौन सी बात आपको किस लेवल पे हर्ट कर जाए या किस लेवल पे डिप्रेस कर जाए। क्या पता कौन सा बड़ा डेंजरस स्टेप आप ले लो उस डिप्रेशन के कारण। उससे अच्छा है कि आप अपने माइंड को, फ्रेम ऑफ माइंड को पॉजिटिव रखें, आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलें। आप हमेशा अपने आसपास उन चीजों को ढूंढें जिस चीजों से आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है, जिन चीजों से आपको शांति मिलती है। जब आप खुद शांत हो, जब आप खुद पॉजिटिव हो, तो आप अपने आसपास की नेगेटिविटी को ज्यादा बेटर डील कर पाओगे। बिल्कुल, आपने सही बात की सर। सर, मुझे लगता है कि आप मिठाइयाँ नहीं खाते होंगे, इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं आप। तो और थोड़ा खा लेंगे तो अनिमेश, डायबिटीज हो जाएगी सर। आप इसीलिए तो आप जानते हैं, बिल्कुल मत खाना आपने तो मिठाई विटनेस किया है, ज्यादा। आपने तो विटनेस किया है कि मैं कोलकाता आता हूँ तो मैं 2 ही कारण से आता हूँ। एक तो मैं वहां मतलब सॉरी 3 कारण से। एक तो आप लोगों से जी बातचीत करने के लिए आता हूँ, दूसरा जी वहां की जो बाबू घाट की जो नैया की जो राइड है, जो जी। जो हैंड रोविंग बोट में जो वो हावड़ा के नीचे जो वो एक एक्सपीरियंस है। और तीसरा जो मेन है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है मिष्टी। मिष्टी दोई, गोलगप्पे, फिर अपना क्या बात। वो जो कहते हैं राजभोग, फिर एक और चीज है सौंदेश, फिर हाँ रसगुल्ला हाँ। तो है ही। फिर एक मेन चीज है जो जिसका मैं नाम भूल रहा हूँ, जो बाहर से ब्राउन होता है और अंदर भी उसके एक गुलाब जामुन होता है, उसको क्या कहते हैं? बेक्ड रसगुल्ला भी होता है, बेक्ड बेक्ड करके बनाया जाता है। बेक्ड हाँ, रसगुल्ला वो भी भी होता बहुत है। खूबसूरत है। लेकिन जो एक मिठाई जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो तो मैं जब नाम कहूंगा तभी आपको याद आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। वो होता है बाहर से रसगुल्ला, लेकिन उसके अंदर एक गुलाब जामुन होता है। तो बड़ी कमाल की जी। चीज है, कातिलाना चीज है। और मैं तो मतलब इतना बड़ा फैन हूँ बंगाली स्वीट्स का कि मतलब वो मेरी वीकनेस है। मतलब मुझे मेरे एक दोस्त ने मुझसे काम करवा लिया था बंगाली मिठाई खिला खिला क्या बात है, क्या बात है। अब मैं भी आपको के। मिठाइयाँ खिला खिला के अपना काम करवा लूंगा कि सचिन सर, आप बहुत बिजी हो, मुझे इंटरव्यू दे दो। नहीं बिल्कुल नहीं, सर, ऐसे ही मोस्ट आप वेलकम भाई, स्माइल करते रहिए। आपके लिए आप ऐसे ही हमेशा ये स्माइल दरवाजे करते खुले रहिए। रहेंगे। बिल्कुल, जी थैंक यू जी सर, थैंक यू। ऐसे ही आप अच्छे अच्छे गाने के साथ जुड़े रहिए आप दोनों, और ऐसे ही हम सबको एंटरटेन करते रहिए। लेकिन सर, मैं जानना चाहूंगा, सवाल भी आपके लिए आ रहे हैं कि एक अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर में क्या क्या खूबी होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए सर? कैसे गाने में, कैसे आप दोनों प्लान करते हैं कि कैसे गाने को रेडी करना है, कैसे तैयारी करनी है, क्या म्यूजिक देनी है, धुन क्या होगी, कैसे प्लान करते हैं सर?
जी, बहुत ही खूबसूरत सवाल है ये, जिसने भी पूछा है, जरूर उसका नाम अगर आप मेंशन कर सके तो, वरना मैं बिल्कुल, आपको ये जवाब दूं। सुबह से सवाल आए थे। वैसे एक सवाल राजभोग आ गया सर। राजभोग मिठाई का हाँ, नाम है, कहा राजभोग। जा रहा है। आपके आपके फैंस ने वो तो बताना शुरू कर दिया, मेरे भी दिमाग से निकल गया था। जी हाँ, राजभोग है उस मिठाई का नाम। राजभोग बहुत बहुत बढ़िया मिठाई, लेकिन जो मिठाई की मैं बात कर रहा हूँ वो राजभोग नहीं है, उसका नाम ओके, कुछ और है। राहुल, गलत आंसर। राहुल दत्ता। राहुल दत्ता, इनको बल्कि राहुल दत्ता मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनसे मैं पहले जुड़ा हुआ रह चुका हूँ। अगर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे मैं इनसे पहले जुड़ा हुआ, जिन दिनों में मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहता था। बट जी राजभोग बहुत मुझे पसंद है। अच्छा, इसके अलावा जो सवाल आपने पहले पूछा, जी सर। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी डायरेक्टोरियल ओहदे में, मतलब चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर हो, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी हो, या फिल्म डायरेक्टर हो, या क्रिएटिव डायरेक्टर हो, जब भी डायरेक्टर वर्ड आप जोड़ देते हैं किसी भी ओहदे के साथ, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है पर्सपेक्टिव। डायरेक्टर का काम होता है कि जितनी भी मशीनरी आप यूज कर रहे हैं, चाहे फिर वो आप ह्यूमन रिसोर्स यूज कर रहे हैं, चाहे कोई आइडियाज यूज कर रहे हैं, चाहे कोई मशीन यूज कर रहे हैं, जितनी भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, उन सबको एक दिशा में आपको ले जाना होता है। वो काम होता है डायरेक्टर का, टू गिव द राइट डायरेक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी म्यूजिक कंपोजर में होनी चाहिए कि हमेशा उसको पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में मेरा गाना जा रहा है। कभी कभी ना हम जी इमोशनल हो जाते हैं किसी कुछ ट्यून्स के बारे में, कुछ नोट्स के बारे में, कुछ कॉम्पोजिशंस के बारे में, किसी गिटार रिफ के बारे में, किसी अरेंजमेंट के बारे में। तो सबसे बड़ी बात जो मैंने प्रीतम दा के यहाँ सीखी, प्रीतम सर के पास सीखी, जब मैं और जिगर उनको असिस्ट कर रहे थे, और प्रीतम दा अपने कोलकाता के ही हैं, तो मैं उनका रेफरेंस यहाँ पे इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने हमको बहुत कुछ सिखाया, लेकिन जो सबसे बड़ी बात सिखाई वो ये था कि गाने में, अगर गाने से अच्छा अगर कोई पार्ट हो तो उसको भूल जाओ, उसको छोड़ दो। तो मैं आपको एक किस्सा बता रहा हूँ कि एक गाना था उनका जो हम अरेंज कर रहे थे, और उनका फेवरेट डायलॉग रहता था, गो टू द टाउन। तो आप जाओ, एक बार धुन प्रोड्यूसर ने अप्रूव कर दी, उसके बाद आपके पास ये फ्रीडम रहती थी कि आप किसी भी म्यूजिशियन के साथ बैठ के उस गाने के लिए अलग 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 मेलोडियस पार्ट्स, रिदम पार्ट्स पार्ट्स इकट्ठा करके ले आओ। फिर एडिट टेबल पे प्रीतम सर हमारे साथ बैठते थे और फिर हम उस गाने को शेप करते थे। तो जी बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही ओपन एंडेड प्रोसेस था प्रीतम सर के यहाँ। तो एक बार हमने इतने अच्छे अच्छे पार्ट्स इकट्ठा किए और प्रीतम सर को सुनाया। फिर प्रीतम सर ने सारे पार्ट सुने और फिर सबसे पहले ना उन्होंने सारे पार्ट्स की बहुत प्रशंसा की, बहुत पीठ थपथपा के बोले बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फिर बोला ये बहुत अच्छा है, इसको काट दे, ये बहुत अच्छा है, इसको काट दे, ये बहुत अच्छा है, इसको काट दे। मैं चक्का रह गया, मैं बोला सर आप सारे अच्छे पार्ट्स निकाल रहे हैं तो फिर रह क्या जाएगा? तो बोला जो रह जाएगा ना वही मेरा गाना है। जिस गाने को जहाँ जरूरत है सबसे ज्यादा, वो पर्सपेक्टिव होना जरूरी। तो वो बहुत बड़ी बात मैंने वहां से सीखी, किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर के लिए एक ओपन एंडेड माइंड होना बहुत जरूरी है, कि यही मेरा जॉनर है और यही मेरे नोट्स हैं और यही मेरा कंपोजिशन का स्टाइल है। ये बोलना बहुत गलत रहेगा, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत वर्सेटाइल है। आज आपको हिप हॉप बनाना है, कल आपको जैज बनाना है, परसों आपको कॉन्टेम्प्ररी बनाना है, नरसों आपको जी कंट्री म्यूजिक बनाना है। तो आपको वर्सेटाइल रहना है, ओपन माइंडेड रहना है, हर म्यूजिक को, हर स्टाइल को, हर गाने को उसके अपने कैलिबर के हिसाब से, उसके अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपको तराश के ऑडियंस के सामने रखना क्या बात है, बिल्कुल आपने सही बात की है सर। जब हम इंडस्ट्री की बातें कर रहे हैं तो मैं जानना चाहूंगा, ये जो अब धीरे धीरे करके न्यू नॉर्मल चल रहा है, तो क्या लग रहा है सर, किस तरह से म्यूजिक इंडस्ट्री की अगर हम बातें करें, आपको क्या लगता है आने वाले दिन कैसे जाने वाले हैं? है। देखिए, चूंकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि मैं कितना पॉजिटिव हूं, तो मैं आपसे ये बता दूं कि अम, हर इंडस्ट्री को अफेक्ट हुआ है इस पूरी जो ये जो कोरोना का जो जो ये भौकाल मचा हुआ है, जो ये मतलब चल रहा है, जिसकी इसके कारण जो ये जो डाउन फेस चल रहा है, उसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा अफेक्टेड है। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का नंबर बहुत पीछे आता है। बट फिर भी अगर जी सिर्फ हम बिल्कुल सर। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें, तो सबसे बड़ा फर्क तो ये है ना कि हम अभी तक श्योर नहीं है कि लोग बड़ी तादाद में थिएटर में जाके मूवीज देखेंगे, क्या वो बॉक्स ऑफिस नंबर्स
हो पाएंगे। ढेर सारी मूवीज तो आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी हैव स्टार्टेड रिलीजिंग ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स डिजिटली। तो बहुत मैं समझ रहा हूँ कि जब तक ये सारी चीजें नॉर्मल नहीं हो जाती, वैक्सीन नहीं आ जाता, लोग खुलेआम बाहर नहीं निकल सकते, तब तक मुझे लगता है कि बहुत डिफरेंट इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स रहेगा इंडस्ट्री का। पर अगर मैं सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करूं तो मैं ये आपको बहुत प्राउडली कह सकता हूँ कि music industry was one of the few industries, just like your RJing industry. We are the amongst the few people who have actually served the most in this lockdown. हर आर्टिस्ट ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से करेक्ट सर। लाइव जा जाके अपने ऑडियंस को एंटरटेन किया है। तो बल्कि इस लॉकडाउन ने इस म्यूजिक इंडस्ट्री को ये सिखाया है कि अगर आपके पास अपना सिक्योर फैन बेस है, अगर आपके पास अपना सिक्योर सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपके पास अपनी ऑडियंस है जिसको आपने सर्व किया है, या अगर आपने नहीं किया है, तो अभी मौका है आत्मनिर्भर हो जाने का और अपनी ऑडियंस को ढूंढ लेने का। तो इंडिपेंडेंट म्यूजिक, आज स्वतंत्रता दिन है, तो स्वतंत्र स्वतंत्र म्यूजिक जो का जो बिल्कुल सीन है वो बहुत बड़ा होने वाला है। और बहुत जल्द वो जो 90s का दौर था, लकी अली, सिल्क रूट, यूफोरिया, ये जो सारी हमारी मेमोरीज हैं, मुझे लगता है वो जी। दौर वापस आने वाला है। और ऑलरेडी वैसे होने लगा है। आप देखिए बॉलीवुड में भी जो पॉपुलर इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स हैं उन्हीं को लिया जा रहा है धीरे धीरे। तो मुझे ऐसा लग रहा है वो दौर बहुत जल्दी आएगा। हर म्यूजिशियन को अपनी स्ट्रेंथ और अपनी ताकत और अपने ऑडियंस को ढूंढना है। और एक तरह से वो सबसे बड़ा प्लस है इस लॉकडाउन का, क्योंकि हर आर्टिस्ट को ये समझ में आया है कि अपने गाने, अपने विचार, अपनी आइडेंटिटी बनानी है। उसी उसी विचारधारा को रखते हुए हमने बरसे दुआ रिलीज किया था कुछ दिनों पहले। बिल्कुल बिल्कुल, इस गाने को सर सुनना चाहेंगे क्योंकि अब वक्त जो है थोड़ा सा कम है, तो कुछ अगर सुना जाए हमें बरसों दुआ लेकर, अगर आप सुना चाहें सर। जी जी। मेरे बहुत ही प्रिय दोस्त भार्गव पुरोहित ने इस गाने को लिखा है। और इसके बोल मुझे बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि मुझे बारिश ही इतनी पसंद है। तो मैं आपको सुनाता हूँ जो मेन लाइंस है। जो बूंदे नवाजी है मौसम की, तो हमने फजा बदली है इस दिल की। कुछ तो रुमानी है जो आके छुआ, ये बारिश है अब बरसे दुआ। तो सच में एक दुआ की तरह बारिश बरसती है और हमारे दिमाग से डिप्रेशन को, नेगेटिविटी को हटा देती है। एक रोमांच मच जाता है जब बारिश में। तो उस मेरी बिल्कुल बचपन की बारिश की यादों को एक ट्रिब्यूट दिया है बरसे दुआ। हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी ये गाना बहुत प्यार मिल चुका है। पर अभी भी मैं श्रोताओं से यही गुजारिश करूंगा कि बहुत ज्यादा इस गाने को आप लाइक शेयर कीजिए और कमेंट जरूर छोड़िए, क्योंकि अगर आपको कुछ नहीं पसंद आता है तो वो जरूर आप मुझे लिखिए, क्योंकि वही वही पढ़ के, वही देख के, समझ के हम आगे बढ़ पाएंगे, हम कुछ समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। तो जरूर इसको आप प्यार दीजिए, जरूर इसको शेयर कीजिए। सचिन जिगर की यूट्यूब चैनल पे बरसे दुआ इज ऑलरेडी स्ट्रीमिंग। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बरसे दुआ के लिए तो आपको मैं बधाई देना चाहूंगा, साथ ही साथ जो अच्छे काम के साथ भी जुड़े हुए उसकी ही बातें होनी चाहिए। ये लॉकडाउन का समय जा रहा है, गुजराती कल्चरल मूवमेंट की बातें अगर करें सर, आप दोनों ने जो शुरू किया है ये भी एक नई प्लेटफॉर्म बना दे रहे हैं आप। सिर्फ म्यूजिक से ही नहीं, और भी जो टैलेंट है उनको भी आप चांस दे रहे हैं सर। इसके बारे में जाते जाते अपने फैंस को, हमारे व्यूवर्स को बताते जाएं सर। श्योर। मैं जब कोलकाता आया था तब मैंने देखा था कि कितना काम हुआ है बंगाली कल्चर में। एवरी आर्टिस्ट हैज डन सो मच वर्क। उसी तरह से हमारे गुजराती कल्चर का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो। और जो हमारा गुजराती टैलेंट है, गुजरात स्टेट से जो रॉ टैलेंट है, जहां तलक भी हम पहुंच पाए हैं, जहां तलक भी हमारी समझ पहुंची है, उतना एक्सपीरियंस और उतनी पहुंच हम इन टैलेंट इस टैलेंट को देना चाहते हैं। और हम इंस्पायर करना चाहते हैं गुजराती आर्टिस्ट को, नॉट ओनली सिंगर्स, डांसर्स, हैंडलूम आर्टिस्ट, पेंटर्स, हर तरह का आर्ट जो गुजराती क्या कल्चर बात से इंस्पायर्ड है, गुजरात स्टेट से इंस्पायर्ड है, उसको जीसीएम में, गुजरात कल्चरल मूवमेंट में हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। उसको हम क्यूरेट करेंगे, हम उस आर्ट को तराशेंगे, उसका रिप्रेजेंटेशन ठीक करेंगे और उसको बहुत जल्द आपके सामने रखेंगे, ताकि गुजराती कल्चर को
सही रिप्रेजेंटेशन मिले, सही इज्जत मिले। और कहीं मैं कहूंगा कि जिस तरह से बंगाली आर्ट और बंगाली कल्चर का ट्रू रिप्रेजेंटेशन हुआ है, राइट फ्रॉम रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिस तरह का आर्टिस्ट कोलकाता ने इस देश को दिए हैं, मैं दो हाथ जोड़ के बंगाली कल्चर को नमन करता हूँ। क्या बात है सर। सर जाते जाते आपके फैन से कुछ कहते हैं, ये जो लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं, एनी मैसेज फॉर देम, कुछ उनको कुछ कहना हो अगर आपको। जी। अनिंदा रॉय, अनिंदा रॉय उन्होंने ये पूछा है। मैं कह दूं, मेरे मेरे यारों, मेरे मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी पल जिंदगी का इतना बड़ा नहीं होता जितने बड़े आप खुद हैं। आप जैसे भी हो ना, आप अगर कोई आपको काला बोलता है, कोई आपको नाटा बोलता है, कोई आपको मोटा बोलता है, कोई आपको चाहे जो भी बोलता है, आप जैसे भी हो ना, उसी खुदा ने आपको, उसी भगवान ने आपको बनाया और बहुत खूबसूरत बनाया मेरे भाई। अपने अंदर की खूबसूरती को अगर आप ढूंढोगे ना, आपके आसपास का पूरा, आपकी पूरी दुनिया आपको खूबसूरत लगने लगेगी। बस नजरिए को बदलने की जरूरत है। अगर नजरिया अगर सही रहा, तो जिंदगी में ऐसी कोई मुश्किल नहीं है, ऐसा कोई पड़ाव नहीं जो हम आसानी से हंसते हुए पार नहीं कर सकते। हम अपने लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए जो भाव रखते हैं अपने मन में, जो पॉजिटिविटी, जो प्यार रखते हैं, वही पॉजिटिविटी प्यार अगर अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए रखें, तो अपना बिल्कुल। देश बहुत आगे जा सकता है। तो मेरे भाइयों, मेरे यारों, वी आर ऑल प्राउड इंडियंस। वी आर वेरी हैप्पी टू बी इंडिपेंडेंट फॉर सो लॉन्ग, बट इट इज रियली टाइम that we free ourselves from our own inhibitions. बिल्कुल सही बात आपने की है। थैंक यू सो मच सचिन सर, फ्रेंड्स एफएम को समय देने के लिए। ये मैंने 16 साल से मैं इंटरव्यूज ले रहा हूँ, वन ऑफ माय बेस्ट इंटरव्यू ये रहा, क्योंकि मैं खुलकर सवाल पूछ पाया, आपने भी बिल्कुल खुलकर आंसर दिया है। इसी को एक अच्छे इंसान की निशानी होती है ये। थैंक यू सो मच सचिन सर, ऑल द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट। थैंक यू अनिमेश, बहुत प्यार करता हूँ आप लोग सबसे। एंड फॉर एट टू एवरीबडी एट फ्रेंड्स एफएम, wishing you a very happy Independence Day and जय हिंद सर। hoping to see you very soon. बिल्कुल सर, बिल्कुल अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच सचिन सर, थैंक यू सो मच। Bye थैंक यू bye. सो मच। वेल, हमारे साथ नन अदर देन हम सबके फेवरेट सचिन सानवी। जी हाँ, म्यूजिकल जोड़ी सचिन जिगर की मैं बातें कर रहा हूँ। सचिन सर हमारे साथ थे, जिगर सर भी जुड़ने वाले थे लेकिन किसी काम के कारण वे नहीं जुड़ पाए, लेकिन ढेर सारी बातें हमने की सचिन सर के साथ। पॉजिटिव रहने के बहुत सारे मंत्र उन्होंने बताए, फ्रीडम लेकर हमने बातें की, गाने हमने उनके सुने। इससे अच्छी शुरुआत और इससे अच्छी एंडिंग जो है शो की हो नहीं सकती है। जी हाँ, ये था आप सभी के लिए फ्रेंड्स एफएम डिजिटल लाइव अनप्लग्ड का एक और रॉकिंग एपिसोड। अपना ख्याल रखिएगा और एक बार फिर से फ्रेंड्स एफएम की पूरी टीम की ओर से जय हिंद।